नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ। मुंबई पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस शो में अपने अभद्र बयान को लेकर मुसीबत से घिरे रणवीर इलाहाबादिया ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है। मुंबई पुलिस का ये भी कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई स्थित उनके घर पर ताला लटक रहा है। बताया जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील से भी बात नहीं हो पा रही है। इस बीच इंडियाज गॉट लेटेंट के एडिटर प्रथम सागर खार पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब के लिए पहुंचे। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में अब 2 FIR दर्ज हो चुकी है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की है। रणवीर और समय के अलावा इस शो के 30 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक के शो में हिस्सा लिया था। और अब बड़ी खबर मुंबई से आपको दिखाते हैं। RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 6 महीने तक के लिए बैंक की लेन देन पर रोक रहेगी। लोन देने की कार्यप्रणाली में अनियमितता का हवाला देते हुए कदम उठाया गया। RBI का रातों रात जिस तरह से आदेश आया, उससे खाता धारकों में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल दिखा, मुंबई से इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी की खबर से वो खाता धारक परेशान हो गए, जिन्होंने बरसों से अपनी बचत इस बैंक की अलग अलग शाखाओं में जमा कर रखी है। मेडिकल का इमरजेंसी है, फीस भरने का इमरजेंसी है, और जो सेविंग में पैसा पड़ा है, FD में पड़ा है, तो उसका क्या होगा? लॉकर में से कुछ सामान अभी सब निकाल रहे हैं, तो उसके लिए खड़े हैं। अभी 1:30 बज गया, तो कम से कम 4 घंटा हो गया। मुंबई में इस बैंक की सभी 32 शाखाओं के बाहर यही हाल है, बेबसी, इंतजार और अनिश्चितता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर अब अपनी सख्ती कड़ी कर दी गई है और अगले 6 महीने तक RBI द्वारा इस बैंक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी बीच अब ग्राहक और खाता धारकों के बीच घबराहट बढ़ती जा रही है अपने पैसे और अपनी जमा पूंजी को लेकर, और ऐसे में मुंबई में तमाम जो ब्रांचेज हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। कुछ अपनी नौकरी छोड़कर, कुछ अपने घर से सीधा बैंक आ रहे हैं, इस घबराहट के साथ कि यदि उनके पैसे सुरक्षित हैं या फिर नहीं। दरअसल बैंक लगातार घाटे में था। RBI ने इसलिए रोक लगाई कि कहीं खाता धारकों को नुकसान न हो। लोगों को 90 दिनों में उनका पैसा सुरक्षित लौटाने का वादा है, लेकिन फिलहाल जो अनिश्चितता है वो सबको डरा रही है। 90 दिनों के भीतर सभी खाता धारकों के पैसे लौटा दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन बैंक द्वारा सभी खाता धारकों को दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये दिलासा पूरा कब होगा। 1330 करोड़ की धनराशि में से बैंक के पास महज 1175 करोड़ के कैश रिजर्व्स ही बचे हैं। ऐसे में क्या हर एक ग्राहक को उसके पैसे मिलेंगे या फिर कुछ को नुकसान भी भुगतना होगा, ये समय बताएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ अभिषेक अवस्थी और सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। बात दिल्ली की करते हैं। क्या दिल्ली में आने वाली नई सरकार अब मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलने जा रही है? इशारे कुछ यही कहते हैं। आम आदमी पार्टी जहां इन क्लिनिक्स को अपनी उपलब्धि बताती रही है, तो वहीं BJP इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। दिल्ली में इस तरह के 300 मोहल्ला क्लिनिक अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। फिर 2022 में इसमें टेस्ट की भी सुविधा दी गई। अब BJP सूत्रों के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखने पर विचार हो रहा है। आयुष्मान योजना तो खैर लागू होनी ही चाहिए और काम जारी रहना चाहिए। नाम चाहे कुछ रखा जा सकता है, सुविधाएं बढ़ाया जाए। नाम बदलने में क्या रखा है? सरकार को ये बोलना चाहिए नाम बदलने में कुछ भी नहीं रखा। अपना सुविधा बढ़ाए, पब्लिक को आराम मिले। जो टेस्ट हो, छोटे छोटे टेस्ट यहाँ हो, जो बच्चों को लेकर ना भागा जाए। टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, बाहर कराते हैं हम, तो यहाँ होने चाहिए सब। सारी सुविधाएं होनी चाहिए। BJP मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। हालांकि इरादा बस नाम बदलने का ही नहीं, कुछ और सुविधाएं जोड़ने का भी है। इसके अलावा आयुष्मान योजना को भी लागू करने की तैयारी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में जांच के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में ACB ने भी मामला दर्ज किया था। इस चुनाव में उसी को आधार बनाकर BJP ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही बिहार के सासाराम की छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित के परिवार ने हॉस्टल चलाने वाले पर हत्या का आरोप लगाया है। सासाराम के तकिया मोहल्ले के इस घर में मातम का माहौल है। 1 फरवरी को इस घर की लड़की का शव वाराणसी के भेलुपुर इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में लटकता मिला था। पहले इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन अब पीड़िता के परिवार ने हत्या की आशंका जताई है।
परिवार को रेप की भी आशंका लग रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। 31 जनवरी को रात में बात हुआ 9:45 पर, सुबह 1 फरवरी को आने वाली थी। बहुत खुश थे, वीडियो कॉल पर देखे, पता नहीं क्या हुआ। हत्या हुई है, उसके साथ दुराचार रेप हुआ है। ये मकान मालिक जो है रामेश्वरम गेस्ट हॉस्टल के मकान मालिक जो रामेश्वर पांडे हैं और उनके पुत्र द्वारा ये सब घिनौनी हरकत किया गया है और मेरी बच्ची को गला दबाकर मारा हुआ है। वाराणसी पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी पुलिस का दावा है कि पीड़िता के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के मालिक ने जो है हत्या करके उसको लटकाया है। इसके क्रम में थाना भेलूपुर पर एक 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के आरोप के बाद इस संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। सासाराम में पीड़िता की संदिग्ध मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार कैंडल मार्च भी निकाला था। फिलहाल छात्रा ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है, इसको लेकर वाराणसी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस मामले को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।